Now, in the previous lecture, we have understood about the different conditions that can happen for the vacation of seats, one amongst which was the disqualification point, right? Disqualification for member. Now, we'll see what are the criteria in under which the disqualification can happen. Qualifications का भी हमने एक बार पहले देखा हुआ है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, स्टार्टिंग एज इन दिस टॉपिक के स्टार्टिंग में, और अब हम डिस्क्वालिफिकेशन पे बात करेंगे. So firstly, see what are the articles which are covering these details. Article 102, disqualification of membership. So this is talking for the MPs, the members of parliament, and 191 is dealing with the MLAs and the MLCs. ठीक है, let's see. The first criteria जो कह रहा है, इसमें आपको देखिए दो ही clause हैं, उसी का detail है, सब clauses are there, but majorly two clauses are there. Okay. So a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of parliament. ये condition में से अगर कुछ भी होगा तो person will be disqualified for either being chosen as a member of parliament, ठीक है, या फिर already वो member हैं तो भी. Same thing goes for the assembly or the council. ठीक है, conditions हैं same ही है. What are the conditions? Firstly, if he holds any office of profit. Now about this we have already talked in the previous videos, so those of you who have not checked will check and understand about the office of profit we have talked about. So either under the government of India or the government of any state, अगर वो इंसान ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है कहीं पर भी तो वो मेंबर नहीं रहेंगे. अदर देन एन ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट नॉट टू डिस्क्वालीफाई इट्स होल्डर. अगर पार्लियामेंट ने किसी ऑफिस को डिक्लेयर किया है कि इसको हम एक्सेप्शन में रखेंगे, इसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं काउंट करेंगे, देन दैट इज ओके. बट अदरवाइज इफ अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज हेल्ड, द पर्सन विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी द मेंबर. अब इसी के लिए हमारे पास एक्सप्लेनेशन भी है. फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, अ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट by reason only that he is a minister either for the union or state. तो अगर कोई किसी स्टेट में यूनियन मिनिस्टर है, मतलब अगर कोई यूनियन मिनिस्टर है या स्टेट मिनिस्टर है, तो फिर उस क्राइटेरिया को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा. उसके अलावा भी जैसे जो एक्सेप्शंस की हमने बात की, तो फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस केसेस में बहुत सारे एक्सेप्शंस जो हैं वो ऑलरेडी पढ़े हैं, जो कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर अगर एग्जेम्प्ट करता है किसी भी ऑफिस को. ठीक है, तो ये हमारा एक क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के केस में. दैट विल इंक्लूड द मिनिस्टर्स ऑलरेडी बिकॉज इट इज़ गिवन हियर. यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दिया हुआ है. ठीक है, चलिए दूसरी चीज़, इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर मेंटल कुछ इश्यूज़ हैं एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट, ऐसा नहीं कि किसी को ऐसे रैंडमली लगा तो आपने किसी को भी क्लेम कर दिया दैट द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब मानसिक स्थिति सही नहीं है. कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए, और अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट डिक्लेयर करेगा दैट द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तभी ये डिस्क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल होगी. नेक्स्ट इज अबाउट इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी आपने अगर सुना होगा तो यू माइट अंडरस्टैंड अबाउट दिस पॉइंट. आपने सुना होगा ना IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, और फिर ब्यूरो के बारे में सुना होगा. सो इट्स बेसिकली इन शॉर्ट इकोनॉमिक रिलेटेड है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल. इन शॉर्ट इफ़ आई हैव टू जस्ट टेल यू कि आप समझिए किसी ने लोन लिया, लोन रीपे नहीं किया, बेसिकली इंसॉल्वेंट है, और वो पर्सन जो है हैज़ बीन नॉट बीन एबल टू, ठीक है, अनडिस्चार्ज, अभी तक उसको उस कैटेगरी में नहीं डाला गया है कि हाँ आपने सब कुछ पे कर दिया और आपको हम इस चीज़ से रिलीज़ करते हैं. रिलीज़ करना यहाँ पर मतलब है कि एक चार्ज है कि पर्सन ने पे नहीं किया है, डेट जो लिया, उधार जो लिया, वो पे नहीं किया है. इफ़ ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ, दैट इज़ तो ऑब्वियस, क्योंकि सिटीजन ऑफ इंडिया तो हर जगह का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ही. तो इफ़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और वॉलेंटरली अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट, और किसी भी एक्नॉलेजमेंट आपका पता लगता है कि यू हैव शोन एलिजियंस और अडियरेंस टू अ फॉरेन स्टेट. सो इफ़ यू आर नॉट इंडियन सिटीजन, इफ़ यू हैव वॉलेंटरली, आप पहले इंडियन सिटीजन थे बट यू वॉलेंटरली अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर स्टेट, और आपने किसी फॉरेन स्टेट की तरफ एलिजियंस या एडियरेंस दिखाया, तो भी यू विल नॉट बी कंसिडर्ड द मेंबर एनी मोर, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे.
एंड इफ इज डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ पे बाकी सारे पॉइंटर्स सेम है, बस लास्ट में अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट भी सेम है। द रीज़न आई स्पेसिफिकली पॉइंटेड दिस आउट, क्योंकि यूजुअली हम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का बाय लॉ पढ़ते हैं, बट यहाँ पे जो सेम चीज़ दी गई है यही क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन में भी था। और हमने देखा था कि यहाँ पर फिर पार्लियामेंट द्वारा जो लॉ बनाया गया है आरपीए, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके अंडर में भी कुछ एडिशनल वहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया थे, यहाँ पर एडिशनल डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। So these are the criteria which the constitution is telling for disqualification. But then because parliament by law को भी पावर है कि उनके अंडर भी डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है, तो इसके अंदर भी वी हैव सर्टेन एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। वो क्या है हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, बिफोर दैट लेट अस फिनिश दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट। तो क्लॉज 1 तो दोनों का कुछ क्राइटेरिया देता है फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। द सेकेंड क्लॉज सेज अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल, जो कि एंटी डिफेक्शन है। इसको डिटेल में तो हम इलेक्शन के टॉपिक में पढ़ेंगे, बट आई विल जस्ट ब्रॉडली गिव यू द क्राइटेरियाज विच आर कंसिडर्ड अंडर द 10th शेड्यूल और विच इज एंटी डिफेक्शन लॉ। तो नाउ आवर वर्क इज टू सी two criteria for disqualification. So broadly we have got 3 criteria. How 3? 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली इस आर्टिकल में मेंशन है, यानी 102 एंड 191। देन जो आरपीए में मेंशन है 1951 एंड जो 10th शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन दैट इज ऑल्सो गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3 ब्रॉडर हेडिंग्स के अंदर हमें डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देखनी है। द फर्स्ट फॉर दीज आर्टिकल्स वी हैव डन बिकॉज दीज आर द वंस। नाउ विल सी क्विकली फॉर आरपीए कि आरपीए के अंडर जो है वो एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज क्या हैं, एंड देन फॉर एंटी डिफेक्शन। अब ये पूरी लिस्ट है, सो इट्स बेटर दैट वी जस्ट रेकमेंड इट फ्रॉम द बुक। सो दिस इज गिवन इन योर बुक एंड द सेक्शन आप उसको आराम से पढ़ सकते हो बिकॉज दैट्स अ होल ह्यूज लिस्ट। सो सी दीज आर द वंस विच वर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने अभी ऑलरेडी देख लिया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, साउंड माइंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ द पार्लियामेंट हैज़ लेट डाउन द फॉलोइंग एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस इन आरपीए 1951। पहला क्या है, मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंस और एनी अदर करप्ट प्रैक्टिस इन इलेक्शन। सो इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस या करप्ट प्रैक्टिस में उसको गिल्टी नहीं बताया गया हो तब। देन नॉट कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 or more years, 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए जेल ना गया हो। ठीक है, उसके लिए कन्विक्ट ना हो। हाउ एवर डिटेंशन ऑफ अ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन। सो यहाँ पर एक एक्सेप्शंस है, आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सो यू नो। अदरवाइज इम्प्रिजनमेंट है अगर 2 या 2 से ज़्यादा साल का तो डिस्क्वालिफिकेशन है, बट एक्सेप्शन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन टाइम। तो अपने जो भी इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं वो टाइम रहते अपनी सारी अकाउंट अगर टाइम पर नहीं सबमिट करा, देन ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड। मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट वर्क और गवर्नमेंट सर्विस। को अपने काम से काम रखना है, जो पोस्ट दिया जा रहा है उस पर काम करना है। ठीक है, must not be a director or managing agent nor hold an office of profit in any such corporation जहाँ पे गवर्नमेंट का एटलीस्ट 25% शेयर है। सो अगर गवर्नमेंट का एटलीस्ट 25% शेयर है किसी कॉरपोरेशन में, तो वहाँ पे भी उसको कोई ऐसे पोस्ट पे नहीं रहना है, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एंड ईदर वे ऑल्सो कोई भी डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट का काम नहीं करना है। मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, चार्जेस क्या होंगे, करप्शन का या स्टेट की तरफ डिसलॉयल्टी का, ये सब चार्जेस के बेसिस पर डिसमिसल नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और फॉर ब्राइबरी। तो 2 ग्रुप को आपस में लड़वाने का ऐसा कुछ उन पे चार्जेस नहीं होना चाहिए, या ब्राइबरी के लिए कोई चार्जेस नहीं होना चाहिए। देन मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स लाइक अनटचेबिलिटी, डाउरी एंड सती। तो अगर पनिश कर दिया गया होगा देन ऑल्सो डिस्क्वालिफिकेशन विल हैपन इस तरह के चार्जेस पर।
ठीक है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नाउ रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स इज दिस पॉइंट. तो अभी हमने जो भी अबव डिस्क्वालिफिकेशंस के क्राइटेरिया देखे, ठीक है, इसमें ये डिसाइड करना वेदर अ मेंबर इज सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द अबव डिस्क्वालिफिकेशंस और नॉट, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी हो सकती है ना, किसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ इस कैटेगरी में हम रखेंगे कि नहीं. दैट डिसीजन इज finally made by the president. So president in the case of MPs and governor in the case of MLAs and MLCs. ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट या गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा. हाउ एवर वो डिसीजन शुड बी ऑब्टेन्ड विद द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन. ठीक है, लेकिन ये जो डिसीजन है दैट इज ओनली अबाउट दीज कंडीशंस दैट वी हैव सीन डिस्क्वालिफिकेशन के. अब जो हम देखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, अभी आपको बताया था ना एंटी डिफेक्शन के लिए, तो ये तो आरपीए के अंडर हो गए कुछ क्राइटेरियाज, और जो भी डिटरमाइन करना होगा डिसीजन किसका फाइनल होगा, प्रेसिडेंट या गवर्नर का. मूविंग ऑन टू कि डिफेक्शन के अंदर में, यानी 10th शेड्यूल में विच आई सेड विल बी डूइंग व्हेन वी डू द एंटी डिफेक्शन इन ग्रेटर डिटेल, बट 10th शेड्यूल के अंडर में जो अब डिफेक्शन है, यहाँ जो फाइनल डिसीजन होता है, जो अथॉरिटी की डिस्क्वालिफिकेशन होगा यानी वो स्पीकर या चेयरमैन का होता है. ऑल्दो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है दिस विल बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, बट स्टिल देयर डिसीजन इज गोइंग टू बी फाइनल, नॉट ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर. ठीक है, सो एंटी डिफेक्शन के केस में स्पीकर या चेयरपर्सन चेयरमैन का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा. रेस्ट डिस्क्वालिफिकेशन केसेस में प्रेसिडेंट या गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा. Now what are the conditions with respect to the anti defection? इसके अंदर में क्या क्या charges हैं, criterias हैं. So these are the 4 criterias. Firstly, if somebody voluntarily gives up the membership of political party on whose ticket he is elected to the house. जिस पार्टी के टिकट पे आप आए थे हाउस में इलेक्ट होकर, इलेक्टेड मेंबर्स की अभी ये बात हो रही है, ठीक है, देन और आपने उसी पार्टी को छोड़ दिया वॉलेंटैरिली, ठीक है, देन आप एंटी डिफेक्शन का केस आप पर जाएगा. और वोट्स या एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, एब्सटेन मीन्स नॉट वोटिंग एट ऑल. ठीक है, तो या तो वो अभी जैसे हम जब पढ़ेंगे ना तो एक विप करके पढ़ेंगे, जब हम लीडर्स इन हाउस पढ़ेंगे कुछ लेसन्स बाद आएगा या कुछ लेक्चर्स बाद. सो यू विल अंडरस्टैंड कि जो मेंबर्स उनको बताया जाता है कि आपको किसको वोट करना है. ठीक है, इट इज़ डिसाइडेड. अब आपको किसको वोट करना है, अगर आपने उस केस में या तो वोट किसी दूसरे को कर दिया कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी, और यू एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, कि आपको वोट करना था बट आपने किया ही नहीं, सो इन ईदर केस डिफेक्शन का चार्ज लग जाएगा. ठीक है, ये तो हो गए जो लोग इलेक्टेड हैं फ्रॉम एनी पार्टी. ठीक है, इलेक्शन फ्रॉम अ पार्टी टिकट. What about the people who are independently elected? इलेक्टेड हैं बट इंडिपेंडेंट, किसी पार्टी से नहीं. तो अब अगर आप जब इलेक्शन लड़े थे, व्हेन यू कंटेस्टेड द इलेक्शन यू वर एन इंडिपेंडेंट मेंबर, ओके, बट यू गॉट इलेक्टेड एंड देन लेटर यू जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, देन ऑल्सो आप पर डिफेक्शन के चार्जेस लगेंगे. एंड इफ़ यू आर अ नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, इफ़ यू आर अ नॉमिनेटेड मेंबर बट यू जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months. अब नोट करिए कि इन दोनों केसेस में द कंडीशन इज सेम, दैट यू ईदर वर इंडिपेंडेंट मेंबर while contesting election or you were a nominated member but you joined any political party later on, but here no period is mentioned, but here a period of 6 months is mentioned. मतलब 6 महीने तक आप दूसरे पार्टी में भी जाके आप मतलब नॉमिनेटेड रह सकते हैं. नाउ we will see all of these in detail when we discuss the 10th schedule in greater detail, क्योंकि हमें वहाँ पे उसके जो मतलब इश्यूज़ रिलेटेड हैं, वाई इट इज़ इन न्यूज़, क्वेश्चनिंग क्या होती है एक्सेट्रा, वो सब देखना है. तो अभी हम बस देख रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया क्या है अंडर 10th शेड्यूल. वी आर नॉट प्रिपेयरिंग एंटी डिफेक्शन इन डिटेल राइट नाउ बिकॉज दैट विल डन इन द टॉपिक ऑफ इलेक्शंस. ठीक है, तो वहाँ पे ये पॉइंट दोबारा आएगा कि ये इसका एक ऑपोजिशन पॉइंट दिया जाता है कि इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, इसके लिए टाइम पीरियड है वाई सो. ठीक है, बट एनीवेज दीज आर द क्राइटेरिया एंड वी हैव जस्ट नाउ सीन दैट यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन होंगी
It will be decided by the chairman in the case of Rajya Sabha or Legislative Council and speaker in the case of Lok Sabha or Legislative Assembly. ठीक है, and it will not be done by the president or governor. And 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला that their decision will be subjected to judicial review. ठीक है. Also you have to remember that constitution as such do not lay down any procedure in the case कि let's say कोई disqualified members हैं and the person is elected to parliament or state legislature. Constitution उस पर कोई बात नहीं करती है कि election void होगा कि नहीं. ठीक है, RPA उससे डील करता है. RPA डील करता है और RPA क्या करता है, हाई कोर्ट को पावर दे देता है कि अगर कोई डिसक्वालीफाइड मेंबर इलेक्ट होके आ गया है तो आप उस इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं. हाउएवर द पर्सन, बिकॉज ये पावर हाई कोर्ट के पास है, तो इनके अगेंस्ट जो है, मतलब इनके डिसीजन के अगेंस्ट अपील लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जा भी सकते हैं. सो दीज आर द criterias for the disqualification of membership. I hope you have understood it in greater detail. Now I'll see you guys in the next video with the next topic. Thank you. Bye bye.